केंद्र सरकार के करीब 1.25 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग ने काम तेज कर दिया है। सबको चाहिए मोटा इंक्रीमेंट जो फिटमेंट फैक्टर से मिल सकता है। कर्मचारी संगठन भी जानते हैं केवल ये कहने से सैलरी नहीं बढ़ेगी कि महंगाई बहुत हो गई है तो सैलरी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। कर्मचारियों को भी फॉर्मूला पेश करना होगा कि क्यों सैलरी बढ़नी चाहिए। फैमिली यूनिट ऐसा ही एक फॉर्मूला है जिसके नाम पर 18,000 की मिनिमम सैलरी को 50,000 पार कराने की कोशिश हो रही है। एक सरकारी कर्मचारी के घर में कितने लोग खाना खाते हैं? सरकार कहती है 3, लेकिन कर्मचारी संगठन चिल्लाकर कह रहे हैं 5। प्राइवेट सेक्टर में हर साल इंक्रीमेंट होता है और इंक्रीमेंट का केवल आधार होता है परफॉर्मेंस। सरकारी नौकरी में बहुत सी और फॉर्मूले से सैलरी बढ़ाने का फैसला निर्भर करता है। फैमिली यूनिट उन्हीं में से एक है। 7वें वेतन आयोग ने पहली कर्मचारी की फैमिली की परिभाषा बनाई, उसे यूनिट में डिवाइड किया, फिर तय किया कि कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग में सरकार फैमिली यूनिट उसे 3 माना, कर्मचारी और पति या पत्नी और 2 बच्चे। एडल्ट्स को एक यूनिट माना, 2 बच्चों को आधा यूनिट में बांटकर 1 यूनिट माना। तब वेतन आयोग ने आश्रित माता पिता को फैमिली यूनिट के तौर पर कंसिडर नहीं किया। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि आज के दौर में दवाइयों का खर्च और बच्चों की शिक्षा आसमान छू रही है। अगर सिर्फ 3 यूनिट गिनेंगे तो कर्मचारी के बुजुर्ग माँ बाप क्या हवा खाकर जिएंगे? 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य करना 8वें वेतन आयोग की सबसे क्रांतिकारी मांगों में से एक है। अगर सरकार ने फैमिली यूनिट 5 सदस्यों की मान ली, जिसमें आश्रित माता पिता शामिल हुए, तो सैलरी रिस्ट्रक्चर करते हुए रोटी कपड़ा और मकान की लागत का कैलकुलेशन भी 5 लोगों के हिसाब से होगा। फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.68 नहीं हुआ तब भी इससे मिनिमम सैलरी 18,000 से सीधे 54,000 से 60,000 के बीच पहुंच सकती है। 5 यूनिट करने का मतलब है कि सरकार आधिकारिक तौर पर स्वीकार करेगी कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी कर्मचारी की है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने ये मान लिया कि कर्मचारी के माता पिता उस पर बोझ नहीं है या उनके पास इनकम के सोर्स होंगे। इसमें आश्रित माता पिता वाले कर्मचारी को नुकसान हो गया। एचआरए भी 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से तय होता रहा। अगर 5 सदस्यों की फैमिली यूनिट मानी जाएगी तो एचआरए में भी फायदा हो सकता है। नॉन गेजेटेड कर्मचारी भी 1,00,000-1.5 लाख के ऊपर सैलरी घर लाएगा। तर्क है कि इससे मूल वेतन में लगभग 66% की वृद्धि होगी। अगर वेतन आयोग में 5 यूनिट फैमिली फॉर्मूला और 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो हर कर्मचारी की सैलरी में 2.5 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस चार्ट से समझिए कि बस फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर में जरा से बदलाव से कितना फर्क आ जाएगा। 18,000 की मिनिमम सैलरी 58,000 के पास चली जाएगी। एचआरए डीए को मिलाकर ये 75,000 के पार जा सकती है। कैलकुलेशन कैसे होगी? कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.25 किया जाए। मौजूदा बेसिक सैलरी सीधे 3.25 से गुणा किया जाएगा। 5 यूनिट फॉर्मूले से किसी भी सरकारी कर्मचारी की शुरुआती सैलरी 54,000 से 60,000 के बीच फिक्स होगी। जब बेसिक पे बढ़ेगा तो एचआरए डीए भी वैसे ही बढ़ जाएगा। कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगियों ने मिलकर एक यूनिफाइड मेमोरेंडम तैयार करने पर सहमति जताई है, जिसे जल्द ही वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 से 3.25 करने की मांग रखी है। अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 54,000 से ज्यादा हो सकता है। सालाना इंक्रीमेंट की बात कर लें तो वर्तमान 3% के वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 7% करने की मांग की गई है। साथ ही रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट
इसकी सीमा को 300 से बढ़ाकर 400 दिन करना। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की बात करें तो उसे 1000 से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया गया है। संगठनों ने मांग की है कि जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत दी जाए। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जो परिभाषा वहां पर जाति आधारित भेदभाव की दी गई है, आप उससे सहमत हैं उस परिभाषा से? असल में परिभाषा ही नहीं दी गई, यही तो हमारी आपत्ति है। पहले भी और इवन जब इस देश में मंडल आंदोलन आया, इस बात को इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि विरोध कमोबेश वैसा ही था जैसे मंडल का विरोध हुआ था। लेकिन मंडल कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट थी वो इतनी कायदे से तैयार की गई थी कि 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी मामले में, और सबसे बड़ा विवाद यही था कि पिछड़ापन का आधार जाति कैसे हो सकता है। सारा विरोध इसी बात पर था, इसी पर कोर्ट में केस भी गया था। उस डॉक्यूमेंट्स ने अपने सर्वे के आंकड़ों से, अपने प्रोसीजर से, अपने फैक्ट फाइंडिंग से कोर्ट में साबित कर दिया कि पिछड़ेपन का आधार जाति है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें जातिगत भेदभाव को आप डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं। अब इसमें केवल झगड़ा इस बात का था कि जो परिभाषाएं थी, आप इसमें कहते हैं कि 5वें बिंदु में जाति, धर्म, लैंगिक आधार पर, फिर नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर। पहली तो साजिश ये कि ये सारे आधार इसमें जोड़ने क्यों थे? अब जैसे इसे आसान भाषा में समझें, मैं 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, यहीं बैठा था नौकरी जाने के बाद भी, तो मैं जो बोलूँगा वो तथ्य के साथ बोलूँगा। क्योंकि विरोध करने वाले जब ये नारा लगा रहे थे कि कब तक कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे और यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, एक भी टीवी डिबेट में ये नहीं कहा गया कि ये एक अपमान किया जा रहा है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।